नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, देश के लोगों के हालात सुधारने के लिए और देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोना मत खरीदो, 1 साल तक मत खरीदो, शादी हो, बारात हो, कोई भी फंक्शन हो, कुछ हो, किसी भी स्थिति में सोना मत खरीदो। क्या नरेंद्र मोदी ने यह बात आपके लिए कही? क्या नरेंद्र मोदी ने यह बात आपके लिए कही कि पेट्रोलियम का कम से कम इस्तेमाल करो, कुकिंग गैस का कम से कम इस्तेमाल करो और इसी तरीके से तमाम चीज? नरेंद्र मोदी ने क्या आपके लिए कहा कि जो खाद्य तेल है उनका कम से कम इस्तेमाल करो, बेहद कम कर दो, कम से कम 10% तो कम ही कर दो? और क्या नरेंद्र मोदी ने आपके लिए कहा कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल खत्म कर दो, कम कर दो, बहुत कम कर दो? तो नरेंद्र मोदी जब यह कहते हैं तो उसे यह देखना चाहिए वो ये किसके लिए कर रहे हैं, इसमें हिडन एजेंडा क्या है। तो जब हम हिडन एजेंडा को खोजते हैं तो एक मिलता है। एक आई थी, आपको याद होगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि तमाम सेल कंपनियों के जरिए मोदी के चहेते अडानी तमाम धंधा करते हैं। और उन सेल कंपनियों के जरिए यह भी पता चला था कि नरेंद्र मोदी का एक दोस्त है जो गौतम अडानी है, और उस दोस्त का जो डायरेक्टर है चांग चुंग लिंग, वो चीनी एजेंट, और वो चीनी है और इनकी कंपनी का डायरेक्टर है विनोद अडानी, जो गौतम अडानी के बड़े भाई। वो सारी सेल कंपनियां चलाते हैं। ये सारी बातें प्रमाणित है, दस्तावेजी। और उन सब से यह भी पता चलता है कि गौतम अडानी 2008 से 2010 के बीच में सोना इंपोर्ट करने का काम करते थे। अडानी इंटरप्राइजेज ने ड्यूटी फ्री क्रेडिट सर्टिफिकेट स्कीम का इस्तेमाल करके 25,433 किलो सोना और 31,220 किलो चांदी आयात की थी। कस्टम ने इस मामले में उन्हें पकड़ लिया था, इसका केस चल रहा है। अब आप कहेंगे मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मूलतः यही धंधा हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस सरकार में वो पकड़े गए और उसके बाद इनका लाइसेंस रोक दिया गया। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, इस पर आऊंगा कि सबसे बड़ी चीज है कि दुनिया में सोना सबसे ज्यादा खरीदने वाले देशों में जो सबसे ऊपर है वो चीन है, और चीन वह सोना खरीदता है। उसके बाद में फिर भारत। यदि भारत सोना खरीदना रोक दे तो निश्चित रूप से सोने का दाम मार्केट में गिर जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में, और उसका सबसे ज्यादा लाभ किसे होगा? चीन को होगा। वो चीन, जो चीन लगातार सोने का भंडारण बढ़ा रहा है, रोजाना बढ़ा रहा है, और इतना बढ़ा रहा है क्योंकि वो जानता है चाहे डॉलर हो, चाहे यूरो हो, चाहे रुपया हो, या चाहे उन्हीं का युआन, इन सब की वैल्यू जो बनती है सब कुछ नहीं है। यदि सरकार 1 मिनट में आके कहती है कि ये रात 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेगा, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। वैल्यू किस चीज की रहती है? वैल्यू रहती है सोने की, क्योंकि जितना आप नोट छापते हैं उसके सापेक्ष में आपको सोना रखना होता है इंटरनेशनल मार्केट के जो दाम चलते हैं उसके मुताबिक। और ऐसे में आपके रुपए की, आपके दूसरे करेंसी की वैल्यू वहां से तय होती है। तो अब बात समझ में आ गई होगी। आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी की सरकार चली गई थी, उसके बाद में वीपी सिंह की सरकार और चंद्रशेखर की सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी तबाह हुई थी कि जब मनमोहन सिंह आए
वित्त मंत्री के तौर पर, तो उन्हें मजबूरन भारत को क्रेडिट दिलाने के लिए सोना कुछ वक्त के लिए गिरवी रखना पड़ा। तब कहीं मिला था, यह बर्बादी कर दी थी वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार। उस पर फिर उस सोने को छुड़ाया गया, उसके बदले में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारा गया और फिर कहीं भारत आगे बढ़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी, आप समझ सकते हैं, नरेंद्र मोदी अपने प्यारे अडानी को सब कुछ इस देश का सौंप चुके हैं। अब ऐसे में जो सबसे बड़ी ताकत है वो है सोना, और वह सोना कैसे सौंपा जाए, तो इसकी पूरी चाल है। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी ये दर्द बयां कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे, हमें बाहर से आयात करते हैं तो हमारा ये नुकसान होता है, वो होता है, उसी समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत का रुपया और अपने गर्त में चला गया है। आज के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति, डॉलर 55 रुपए 63 पैसे का हो गया, 95 रुपए 63 पैसे का। और जब 95 रुपए 63 पैसे का डॉलर हो गया हो, मतलब भारत के रुपए की कितनी बुरी स्थिति है। और ये एक कारण से नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद जो अर्थनीतियां बनी उनके कारण भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, क्योंकि कर्ज लो घी पियो, कर्ज लो घी पियो पर ये चलने वाले लोगों ने आज भारत की अर्थव्यवस्था को कर्ज में फंसा दिया और भारत के पास उससे मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। तो जब बर्बाद होती, डेड होती इकोनॉमी है, जो बात ट्रंप ने कही थी, ऐसे में मुकाबला कैसे किया जाए? तो मुकाबला सोने से हो सकता है, लेकिन सोना तो यहां आम लोगों के पास जा रहा है, वो खरीद रहे हैं। और जो यहां की मार्केट सोना सप्लाई कर रही है, उनमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनमें एचडीएफसी एक बड़ा प्लेयर है, इसके अलावा एक आध कंपनियां हैं वो है। लेकिन जब यहां आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक प्लेयर, हिडन प्लेयर है, जिसका नाम है अडानी। अडानी के पास पोर्ट है, इंटरनेशनल पोर्ट, और अडानी के पास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्मगलिंग होके सोना किस रास्ते से आएगा? जब सोना बाहर से आएगा नहीं तो फिर इस तरह से स्मगल आएगा, और वो आएगा उन्हीं पोर्ट से, आएगा उन्हीं एयरपोर्ट से जो साहब के दोस्त के पास। तो अब आप खेल को समझ, और इस तरह से करके यह स्थिति होगी। तो मैं आपको बताना चाहता कि नोटबंदी की गई, नोटबंदी करते वक्त नरेंद्र मोदी ने 3 बातें कही। एक काला धन पर यह स्ट्राइक है, एक आतंकवाद पर स्ट्राइक है, और ये ड्रग्स पर स्ट्राइक। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद में नरेंद्र मोदी ने 50 दिन का वक्त मांगा था, कहा था 50 दिन का वक्त दे दीजिए, 50 दिन का वक्त, नहीं तो किसी भी चौराहे पर खड़ा कर लीजिएगा। किसी चौराहे पे वो नहीं खड़े हो सके। 50 दिन क्या, आज हम जब बात कर रहे हैं तो 10 साल गुजर चुके, और 10 साल बाद जब हम बात करते हैं क्या काला धन आया, तो आता है नहीं भैया, स्विस बैंकों में तो 8 गुना हो गया है पैसा, 8 गुना बढ़ गया भारत का। और इसके बाद फिर हम पूछते हैं तो आतंकवाद रुक गया क्या? तो आता है नहीं भाई, आतंकवाद नहीं रुका। आज यह स्थिति है, आतंकवाद तो इस चरम पर आ गया है कि लाल किले पर भी, उसके सामने मेट्रो स्टेशन पे भी जो है अटैक हो जाता है आतंकियों का। और आतंकी घटनाएं, ये स्थिति हो गई, चाहे पुलवामा रहा हो, पहलगाम रहा हो, उरी रहा हो, पठानकोट रहा हो, कहां रहा हो, जहां लोग नहीं जा सकते वहां। और भाजपा की सरकारें जब जब रही तब तब देश को कलंकित करने वाली घटनाएं हुई हैं। चाहे आप संसद पर हमला देख लो, चाहे जम्मू कश्मीर में ही छत्ती सिंहपुरा की घटना को देख लो, या कोई और घटना देख लो। तो अब आप समझ सकते हैं, कांग्रेस के समय में जो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, उसमें सारे आरोपी पकड़े गए। जो आरोपियों को फांसी हुई, किसी को वहां मार दिया गया, किसी को कुछ हुआ, यानी एक भी आतंकी को नहीं छोड़ा गया।
लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में जितने आतंकी थे उनमें से ना तो एक को मारा गया, ना पकड़ा गया, ना ही कोई खोज खबर। तो अब आप खेल समझ लीजिए। तो यह है कि काला धन भी नहीं आया, आतंकवाद भी नहीं खत्म हुआ। आतंकवाद उल्टा दिल्ली में सिर चढ़ के आ गया, लाल किले तक आ गया। अब आप ड्रग्स की बात कर लो। ड्रग्स के जो रिकॉर्ड्स बताते हैं सरकार के, उसके मुताबिक ड्रग्स का इतना ज्यादा बढ़ गया है चलन, पूरे देश के युवाओं को ड्रग्स ने अपने जाल में फंसा लिया है। हालत यही नहीं रुकती है, इसके बाद में ड्रग्स आज तस्करी होके कहां से आ रही है? वही मुंद्रा पोर्ट, वही जगह जो अडानी के कब्जे में है। तो अब आप इससे भी समझ लीजिए क्या हालत है। इसके बाद में तीसरी चीज देखिए, नोटबंदी होने के बाद में नोट जो छापे गए, वो छापे किसने? 500 और 2000 के नोट जो सबसे पहले छापे गए, वो ब्रिटेन की एक कंपनी को उसका ठेका दिया। ब्रिटेन की एक कंपनी, उसमें भी आपने देख लिया 2000 का नोट बंद हो गया, ये बंद हो गया और नई शुरू करी, क्योंकि उसमें सब में गड़बड़ियां पाई गई। तो यह काम किया गया और इसके जरिए छापने का काम जिस कंपनी ने लिया, वो कौन है? वो डीप स्टेट की कंपनी, उन्हीं यहूदियों की कंपनी है जो इस दुनिया में आतंक फैलाते हैं। जी हां। इसके बाद देखिए, जो डीप स्टेट है कैसे काम कर रहा था। जब वैक्सीन, कोरोना काल आया, तो किस तरह से वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया और क्या किया गया? बगैर टेस्टिंग के वैक्सीन लगाई गए, उसके साइड इफेक्ट्स हम देख रहे हैं। और जब हम एप्स्टीन का और बिल गेट्स का जब कम्युनिकेशन देखते हैं, तो उसमें वो कहता है कि आओ महामारी महामारी खेलें, और उसके बाद वैक्सीन का धंधा चलता है और बिल गेट्स की मीटिंग कराई जाती है भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से। जो वो तय करता है वही होता है, और वो सारे रिकॉर्ड में मौजूद, लीगल रिकॉर्ड। तो अब आप समझिए, उधर किसानों को बर्बाद करना था, अडानी को सब कुछ, अंबानी को सब कुछ सौंपना था। तो क्या हुआ कि किसानों के खिलाफ 3 बिल लाए गए और कानून बना करके उनकी जमीन, उनके खेती बाड़ी सबको हड़पने का काम किया जा रहा। नहीं सफल हो सके तो अब दूसरे तरीके से साजिशें चल रही। तो वही बता रहा हूं। तो अब नोटबंदी से ये हो गया, इससे ये हो गया। तो अब जब ये हुआ, तो अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं फर्टिलाइजर नहीं, ये नहीं, फर्टिलाइजर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा तो उत्पादन घट जाएगा। आप याद करिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जब देश आजाद हुआ, तो हमारे यहां उत्पादन नहीं होता था। उत्पादन बढ़ाने के लिए इस पर काम किया गया। पंडित नेहरू ने एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड स्थापित की, और उसके जरिए देश के किसानों को खाद, पानी, बिजली सब कुछ पहुंचाने की व्यवस्था की गई। बड़े बड़े डैम बनाए गए, सब कुछ किया गया, जिसके कारण किसान खुशहाली की तरफ बढ़ा। फिर लाल बहादुर शास्त्री जब बने, तब भी खाद्यान्न संकट था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया और कहा गया हम लोग बचत करें अन्न की, और उसके साथ साथ ये करें, उत्पादन बढ़ाएं। और उस पर काम हुआ, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया, तो इंदिरा गांधी ने उस काम को पूरा किया और हरित क्रांति लेके आए। ये क्रांति हुई थी इसी फर्टिलाइजर्स और इन्हीं सब के जरिए। नतीजतन किसान समृद्ध हुआ, आगे बढ़ा और उसमें बढ़ोतरी आई। किसानों के बच्चे अच्छी अच्छी जगह पहुंचे। ये इंदिरा गांधी की देन थी। लेकिन साहब, बदनाम करना होता है। 1967 में इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि सोना ना खरीदे, लेकिन उन्होंने ये सोना ना खरीदने की जब बात करी थी, तो उन्होंने निर्यात आयात पर प्रतिबंध लगाया। नरेंद्र मोदी सरकार में यह हिम्मत नहीं है कि वो आयात पर प्रतिबंध लगा दे। कहते हैं चीन से सामान मत खरीदो, लेकिन चीन के सामान पर प्रतिबंध नहीं लगता है। वो कहते हैं विदेशी माल मत खरीदो, लेकिन विदेशी सामान पर प्रतिबंध नहीं लगता है। और चीन से व्यापार इतना गुना बढ़ जाता है कि आज भारत के बाजार में चीन का कब्जा है। इसी तरीके से विदेशी सामान का कब्जा है। खुद नरेंद्र मोदी सूट पहनते हैं तो वो अमेरिका ब्रांड है, घड़ी पहनते हैं तो आप देखिए वो इटली ब्रांड है, स्विस ब्रांड है, और इसी तरीके से उनका पेन है, दूसरे और चीजें हैं, जूते हैं, सब चीजें, हर चीज उनकी विदेशी। एक भी चीज वो इंडियन यूज नहीं करते। और यहां तक कि जो भारत में मोबाइल बनने लगा, लेकिन वो
अमेरिका का ही बना हुआ वह मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं वो विदेशी ब्रांड है, और जो विमान से चलते हैं वो भी विदेशी, वो भारत के बने कोई नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया को कहते हैं कि भारत स्वदेशी और खुद विदेशी इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से चीन का बाजार में कब्जा करा दिया गया। जब सब कब्जा करा दिया जाता तब सोने की बात अब कर रहे हैं। तो जब सोने की बात कर रहे हैं तो सोने का चूंकि दूसरे नंबर पे जब भारत बंद कर देगा तो डाउन जाएगा, और डाउन जाएगा तो वो आएगा किसको? चाइना को फायदा हो जाएगा, जो चाइना अपने आप को स्वर्ण भंडारण में रखना चाहता है। नरेंद्र मोदी इतना डरते हैं कि चीन का चा नहीं बोल पाते और ट्रंप का टा नहीं बोल पाते। यह स्थिति है। तो वही आपको यह भी पता होना चाहिए, सोने का जो दाम तय करता है वो ब्रिटेन की जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो और न्यूयॉर्क की बुलियन मार्केट, ये सोने का दाम तय करता है। और यदि ये होगा तो वहां से फायदा उठाएगा चीन, और भारत में स्मगल होके आएगा सोना, और वो सोना कौन लाएगा अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो पोर्ट और एयरपोर्ट जिसके कब्जे में होंगे वहीं से आएगा। तो सारा खेल बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी ने किसको किया। अवैध तरीके से आया सोना उनके दोस्त के पास, और वैध तरीके से चाइना के पास भंडार। तो जो सपना वो पूरा नहीं कर पाया था कांग्रेस सरकार में, वो सपना पूरा कर लेगा। अब आते हैं कि इसके बाद में सेल कंपनियों का जाल है, ये सब कोई जानता है, उनके जरिए कैसे होता है ये जानते हैं। तो भारत के बुलियन मार्केट पे कब्जा नरेंद्र मोदी के दोस्तों का हो जाएगा, अडानी अंबानी जी। और उसके बाद में सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ मोदी और बीजेपी के आरएसएस के पास होगा, किसी और के पास नहीं। जो फाइनेंशियल मॉडल है, जो बात राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी एक व्यक्ति नहीं है, बीजेपी का फाइनेंशियल मॉडल है। तो आप इससे समझ लीजिए डीप स्टेट का खेल चल ही रहा है कि किस तरह से, चूंकि मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका डाउन है, तो ऐसी स्थिति में वो डीप स्टेट अब चाइना पर दांव लगा रहा है। तो नरेंद्र मोदी उसी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ट्रेनिंग दी थी डीप स्टेट के से, और वहां से फ्यूचर लीडर की जो ट्रेनिंग ली थी उन्होंने 1993 में। तो अब आप समझिए उस ट्रेनिंग के बाद में वो उसी तरह दिशा में बढ़ते हैं, यह आप जानिए। इस बात को बड़ा स्पष्ट तौर पे बताया डेविड आइक ने अपनी किताब ड्रीम में, और उन्होंने बताया किस तरह से बराक ओबामा भी उसी डीप स्टेट के स्कूल से निकले हुए। तो उन्होंने कहा था कि ट्रंप इज फॉर ग्लोरियस डिस्ट्रैक्शन फॉर अमेरिका। जी हां, और उसने बताया था कैसे बिल गेट्स ने अचानक एकदम से फर्जी आंकड़ों से बराक ओबामा ने पूरा खेल शुरू किया था, जल्दबाजी में बिल पास करा करके और पूरा ड्रामा किया था, और उसके बाद में कैप्चर करा दिया। वही काम अब डोनाल्ड ट्रंप जो है सपने दिखा रहे हैं, लेकिन असल में वो डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं अमेरिका का। किसके लिए? डीप स्टेट के इशारे। और इसी कारण अमेरिका को हर जगह उन्होंने फंसा दिया है। ग्रेट अमेरिका, ग्रेट अगेन, तो ये सब बताते हैं, ग्रेट अमेरिका, ग्रेट अगेन जो भी बताते हैं, तो वैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अब आप समझ लिए ये पूरा ड्रीम दिखा के, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं महान भारत राष्ट्र, भारत राष्ट्र नहीं है, गणराज्य। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल वही खेल, और वो डीप स्टेट का जो इन्होंने अपनी किताब ड्रीम में जिक्र किया, वही चीज सामने आती है। अब नरेंद्र मोदी को चीन जाना अगले महीने के तीसरे हफ्ते, और जब वो चीन जाएंगे तो वो उपहार देना चाहते हैं अपने दोस्त जिनपिंग को, क्योंकि जिनपिंग जो चाहते हैं वही तो करना है। इसके लिए जो ब्रिक्स का 14वां ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन होगा, उसी में रखा गया। उसमें मुख्य बदलाव जो होने वाले हैं, विदेशी कंपनियों में किस तरह से हिस्सेदारी हो, किस तरीके से जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग हो,
व्यापार, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था, ये मुद्दे रहने वाले हैं। तो अब आप समझ लीजिए, एनर्जी संकट भारत के अंदर, खाद्य का संकट भारत के अंदर, और इसके बाद में अर्थव्यवस्था का संकट भारत के अंदर, ऊर्जा का संकट भारत के अंदर, वही सारी चीजें आके खड़ी हो गई। तो कुल मिला के चाइना के लिए काम हो रहा है डीप स्टेट के इशारे, अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे झुककर, और इसमें पार्टनर बन रहा है उनका दोस्त अडानी। जी हां, यह खेल है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, और चीन को इसका उपहार देना शुरू कर दिया है। 1 मई 2026 को नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फेमा के तहत एफडीआई का जो है अनुमति दे दी, और इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया, इस नोटिफिकेशन में कर दिया कि चाइना की कोई भी कंपनी भारत की किसी भी कंपनी के साथ उसमें 10% बगैर किसी लाइसेंस के एंट्री कर जाएगी, यानी असलियत में मालिक वो रहेगी और दिखाएगी कि 10% के हम, और इस तरह से करके वो भारत के अंदर अपना पूरा जाल बिछाएगी। तो अब आप समझ लीजिए देश किसके लिए गिरवी रखा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। यदि अभी भी नहीं समझे तो आपका, आपके बच्चों का, सबका भविष्य बर्बाद होगा, क्योंकि पेपर लीक पूरी तरीके से आज भारत का बन चुके हैं। तो शिक्षा आपकी बर्बाद, आप देख ही रहे हैं, राहुल गांधी बार बार बताते आए हैं लेकिन नहीं समझ में आता। इसके अलावा दूसरी और तमाम चीजें लगातार राहुल गांधी बता रहे थे, नहीं समझ में आता। आज यह बात समझ लिए क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि अपने मित्रों को सब कुछ सौंप। जी हाँ, यह सत्य। जय